चलो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा मिनिमम वेज कैसे डिसाइड होता है। अभी हम सीखेंगे कि हमें पेमेंट कब तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगेन पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 कहां तक अप्लाई होगा बेटा? होल ऑफ इंडिया। अब सीधा इसके एक्ट पे आते हैं कि ये एक्ट अप्लाई कौन कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। ठीक है, तो देखिए आपके नोट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट किसके ऊपर ये अप्लाई होगा? तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर ये अप्लाई होगा? ट्रामवे सर्विस, समझते हो? ट्राम ट्राम अरे वो कोलकाता में भी चलती है ना बेटा, सड़क के ऊपर रेलगाड़ी। अभी भी चलती है नलायक। कोलकाता में ही चलती है। हाँ, उधर की बात कर रहा हूँ, मैंने मुंबई की बात नहीं की। मुंबई में चलती है, सेम चलती है, लेकिन वो हवा में चलती है। मेट्रो आ जाओ। ट्रामवे सर्विस, देन मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रामवे के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा मोटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर अप्लाई होगा। तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब देखा जाए तो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट हमने कवर कर ली है ना। रेल लिखा हुआ है नहीं ना, उनके लिए बेटा अलग से ही है। उसका डॉक समझते हो? डॉकयार्ड क्या होता है? सी पोर्ट। ठीक है, जेटी समझते हो? जेटी। अरे मुंबई में रह के जेटी नहीं पता क्या? जेटी। हाँ जेटी नहीं है, जेट्स की जरूर पता है। क्या पता है? जेट्स की जरूर पता है। हाँ बोट का ही रहता, लेकिन कहाँ? क्या? करेक्ट, वर्सोवा। बेटा जेटी का मतलब होता है वो वाला पोर्ट जहाँ पे पैसेंजर आते जाते हैं, उसको बोलते हैं जेटी। नालायक, शर्म करो, मुंबई में रह के जेटी का मतलब नहीं पता। और पता है एक बात बताओ, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने ये एक्ट पढ़ा था, और मैंने शर्म से पूछा भी नहीं सर से। लेकिन जब मैं मुंबई में पहला दिन कदम रखा तो उसके 4 या 5 दिन के बाद मैं अपने एक भाई से मिलने गया था। तो मेरा ब्रदर मुझे ले गया वर्सोवा के वो जेटी पोर्ट पे। तो वहाँ पे सब बार बार बोल रहे थे जेटी जेटी जेटी। तब मुझे अचानक याद है, अच्छा हाँ मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में मैंने जेटी वर्ड पढ़ा था। फिर मुझे क्लिक किया, अच्छा हाँ ये जेटी है। उस दिन मुझे समझ में आया कि हाँ ये इसको जेटी बोलते हैं। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, फिर पता चला कि जहाँ पे पैसेंजर का आना जाना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेटी। अब बेटा यहाँ मुंबई में आके सोचो, मैंने 8 में पढ़ना शुरू किया था और मेरा कंसेप्ट कब क्लियर हुआ? 14 में, जब मुंबई आया तब। 10 साल पहले नेट। अरे मेरे टाइम में नहीं था ना नालायक। समझ में आ गया? चलिए बेटा अभी आ जाते हैं इनलैंड वेसल्स मशीनरी। माइन समझते हो? माइन ये तो पता है ना, कोल माइन। देन प्लांटेशन, नर्सरी। वर्कशॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड, एडॉप्टेड और मैन्युफैक्चर्ड, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। एस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गया। और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। इन सब के ऊपर क्या लगेगा बेटा? पेमेंट। एक तरीके से देखा जाए जहां जहां पे भी वर्कर को पेमेंट देना है, सब जगह पे क्या लगेगा? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। करेक्ट है? अच्छा मुझे बताओ, आपके पापा काम करते हैं, पापा की सैलरी कब तक आ जाती है? 31st। किसके पापा की सैलरी जरा 31st को आती है जरा बताना। मैं उनसे जरा 31 को ही बोलूंगा अंकल मेरा पैसा ड्यू हो गया, भेजो। 10 तारीख आती है। कभी पापा से पूछा 10 तारीख ही क्यों? आज समझेंगे बेटा 10 तारीख का लॉजिक क्या है। लॉ में लिखा हुआ है कि 10 तारीख तक ही मिलना चाहिए। बताऊंगा, मैक्सिमम 7 और 10 का डेट है। आजा बेटा सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेज की बात करते हैं। अब ध्यान से, इस एक्ट में बेटा वेजेस की डेफिनेशन बहुत ही जोरदार लिखी हुई है। पूरा पेज ही वेजेस का डेफिनेशन है। वो इतना जोरदार डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पूरा पेज में ही भर दिया उन्होंने वेजेस की डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इस जोरदार को जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा सर क्या लिखा है और क्यों लिखा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, वेजेज मीन्स ऑल रेम्युनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, अलाउंस और अदरवाइज। मुझे गवर्नमेंट का यही समझ में नहीं आता। मिनिमम वेज एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन में क्या लिखा? ऑल रेम्युनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग इन टर्म्स ऑफ मनी।
अब यहां पे क्या बोल रहा है, वेजेज मीन्स ऑल रेम्युनरेशन वेदर इट इज अलाउंस और परक्यूजिट। समझा? आप एक जगह स्टैंड क्यों नहीं करते? हर एक एक्ट में अलग अलग क्यों? सारे लॉ लेबर के लिए बने ना, तो सारे लॉ जब लेबर के लिए बने तो वेजेस की डेफिनेशन एक फिक्स होनी चाहिए कि क्या वेजेस है और क्या वेजेस नहीं है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फैक्ट्री एक्ट में वेजेस कुछ और कहानी, वो बोल रहा है नहीं मम्मी कसम सिर्फ बेसिक वेज प्लस डीए, उसके बाद जो भी लेगा नहीं चलेगा। बोनस पर हो तो उसमें अलग कहानी, 7,500 से ज्यादा नहीं, ठीक है। पीएफ पर हो तो वो अलग गाने सुना रहा है, ठीक है। मिनिमम वेज पढ़ो, सैलरी, ये जिस तरीके से अपन को सैलरी पढ़ने में दिक्कत हुई थी ना, हर एक जगह पे सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग था, वैसे ही बेटा पूरे लेबर लॉ में आपको तो चलो 7 पढ़ने हैं, सीएस वाले बच्चों को टोटल 15 लेबर लॉ एक्ट पढ़ने हैं। 15 लेबर एक्ट में हर एक जगह पे वेजेस का डेफिनेशन अलग। बच्चा सी वेजेस की लिस्ट बना के पागल होता है, किसमें क्या लूं और किसमें ना लूं। और मैं सिंपल बोलता हूं, एक ही करक्स बताओ, बेसिक वेज प्लस डीए। अब देखो जरा, इसमें ही वही चीज लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा है बेटा, ऑल रेम्युनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंस और अदरवाइज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड विच इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब क्या, चाहे तुम्हें एक्सप्रेसली एम्प्लॉय किया गया हो या फिर तुम इम्प्लाइड वर्क करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे काम करने की वजह से तुम्हें मिल रहा है। और देखो क्या लिखा, एंड इंक्लूड्स, पहला एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर द एनी सेटलमेंट और अवार्ड। मान लो तुम्हें वर्कर्स वेजेस नहीं मिला, तुमने गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल कर, सॉरी एम्प्लॉयर के ऊपर केस फाइल कर दिया, कोर्ट में तुम केस जीत गए, अब एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, तो जो तुम्हें मिल रहा है ना वो भी वेजेस है। कोर्ट के कहने पे क्या मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है, वो तुम्हारा क्या है बेटा, वेजेस है। दूसरा, एनी रेम्युनरेशन टू विच पर्सन एंटाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडे, ये भी तुम्हारा वेजेस है। पीछे वाले में क्या बोला था, ओवर टाइम इज नॉट अ वेजेस, यहां क्या बोल रहा है, ओवर टाइम इज अ वेजेस। ठीक, नेक्स्ट, एनी एडिशनल रेम्युनरेशन, एक्स्ट्रा जो भी तुम्हें मिल जाए बेटा वेजेस के अलावा, अब उसको तुम बोनस का नाम दे दो या किसी चीज का भी नाम दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, एनी सम पेबल अंडर एनी लॉ बाय रीजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा जब हम एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाते हैं, जल्दी निकाल दिया तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उसको, बोला वो भी वेजेस है, समझा। नेक्स्ट, एनी सम टू विच पर्सन एंटाइटल अंडर द स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ, किसी लॉ की वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी क्या है बेटा, वेजेस है। किसी लॉ की वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी क्या है, आपका वेजेस है, ठीक है। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, क्या वेजेस में नहीं आएगा। अब तुम क्या गेम खेलोगे, क्या नहीं आएगा वो रटने का, बाकी ऊपर वाला मैं क्यों रटूं, ठीक है। देखो क्या क्या नहीं आएगा, पहला तो वही लिखा हुआ है, बोनस नहीं आएगा जो हमने पढ़ा था बेटा, बोनस एक्ट 1965 वाला बोनस नहीं आएगा। उसके बाद वही हाउस एकोमोडेशन नहीं आएगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाटर नहीं आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आएगा, एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय डिफरे द स्पेशल एक्सपेंसेस और एनी ग्रेचुटी। मुझे बताओ, निगेटिव लिस्ट सेम वही है ना जो पीछे पढ़ा था, तो सिंपल क्या याद रखेंगे, इसलिए मैं बच्चों को बोलता पूरे लेबर लॉ में सिर्फ ही याद रखो क्या नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। समझ में आया, पक्का। चलिए अब सेक्शन नंबर 3, नेक्स्ट सेक्शन है बेटा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है उतना बड़ा सा पैराग्राफ कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस पे करने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, भाई जिसने अपॉइंट किया। अगर मैं फैक्ट्री चला रहा हूं तो, कंपनी गवर्नमेंट चला रही है तो, गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज कर दिया तो, पार्टनरशिप के फॉर्म में चल रही है तो, कंपनी के फॉर्म में चल रही है तो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ है इसमें समझने के लिए, वही वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। दोबारा बोलो, पार्टनरशिप फॉर्म है तो, कंपनी है तो, सोल प्रोप्राइटर है तो, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ है तो, करता, याद रहेगा। गवर्नमेंट है तो, जिसको नोटिफाई कर रखा है तो, जिसको नोटिफाई किया, खत्म। यही लिखा हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 3 में। अब आजिए, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। बताओ इंडिया का वेज पीरियड क्या है, 1 महीना। कभी 2 महीने का रेंट 3 महीने का एक साथ मिला है, 1 महीना। देन टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, बहुत ही सिंपल बेटा, सेक्शन नंबर 5, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब वेजेस पे होना चाहिए, तो पता क्या बोला है कि सर अगर आपके कंपनी में 1000 से कम वर्कर है, कितना, तो
अगले महीने की 7 तारीख को वेजेस दे देना। मतलब जनवरी की सैलरी फरवरी 7 को, फरवरी की सैलरी मार्च 7 को, मार्च की सैलरी अप्रैल 7 को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन आपके वर्कर अगर 1000 से ज़्यादा है तो अगले महीने की 10 तारीख। याद रहेगा? 2 बातें बताई, 1000 से कम है तो अगले महीने की 7 तारीख, 1000 से ज़्यादा है तो अगले महीने की 10 तारीख। और अगर तुम जॉब छोड़ के जा रहे हो तो विद इन 2 वर्किंग डेज, तुम्हें जॉब से टर्मिनेट किया गया है तो विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको वेजेस पे कर देना है। विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको वेजेस पे कर देना है। कितने दिन में बेटा? विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, नीचे देखो एक क्वेश्चन, आपको बताना है सही है हुआ है उसके साथ या नहीं। क्वेश्चन ये है कि श्याम को टर्मिनेट किया गया कंपनी से 25/11 को, 25 नवंबर को टर्मिनेट किया गया। कब टर्मिनेट किया गया बेटा? 25 नवंबर को टर्मिनेट किया गया और उसको वेजेस दे रहा है 1 दिसंबर को। बताओ सही है या गलत है? गलत है ना सर? लेकिन हाँ, हमें देखना पड़ेगा 25 तारीख के बाद 2 दिन वर्किंग डेज होना चाहिए। अगर मान लो 25 तारीख संडे था तो उसको पेमेंट कब तक मिलेगा? मंडे और ट्यूसडे के नाइट तक मिल जाना चाहिए। समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? 2 वर्किंग डेज, जबकि यहाँ पे कितने दिन का टाइम हो चुका है? 7 डेज का टाइम हो चुका है। तो उसके साथ क्या हुआ है बेटा? गलत हुआ है। ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब ध्यान से, वेजेज कैसे पे करना है? बोला करंट क्वाइन और करेंसी में। करंट क्वाइन और करेंसी में मान लेते हैं छोटी की सैलरी बेटा 30,000 पर मंथ। ठीक है, छोटी को आज बॉस ने बुलाया और बोला छोटी आज मेरा दिल बहुत खुश है, बहुत प्रॉफिट हुआ, आज मैं तेरा पगार 3 लाख दे रहा हूँ। छोटी क्या बोलेगी? 2 30,000 की जगह कितना मिल रहा है? 3 लाख दिया बेटा। पता है 500 की पुराने वाले नोट। अब मुझे बताओ क्या वो करंट क्वाइन है? करंट करेंसी है? नहीं ना। तो लॉ मेकर ने क्या बोला बेटा? हमेशा वेजेस कैसे देना है? करंट क्वाइन और करेंसी में। ठीक है, चलिए अब वेजेस में से क्या काटूं और कितना काटूं ये हम सीख रहे हैं। सेक्शन नंबर 7, कौन कौन से चीज़ों का डिडक्शन होगा और कितना डिडक्शन होगा। ठीक है, देखो फाइन, तुम्हारे गलत हरकतों की वजह से जो फाइन लगा था ना वो हम डिडक्ट कर लेंगे। दूसरा, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, नहीं आए थे ना, वो डिडक्ट कर लेंगे। डैमेज, तुम्हारी वजह से एम्प्लॉयर को क्या हो गया था? नुकसान, वो हम डिडक्ट करेंगे। रिकवरी, हाउसिंग अकोमोडेशन, तुम्हें घर वर दिया था, याद है? पढ़ा था हमने, हाउस रेंट अलाउंस, याद आ रहा? देन रिकवरी ऑफ एडवांसेस, तुम्हें कोई एडवांस सैलरी दे दिया था। देन सब्सक्रिप्शन टू एंड रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पीएफ में तुम्हारा जो पैसा जा रहा है। इनकम टैक्स, तुम्हारा इनकम टैक्स तुम्हारे बॉस ने भरा, भाई वो क्यों भरेगा? तो काट लेगा सैलरी में से। देन पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर कोई पेमेंट गया बेटा वो 100 लिखा हुआ उसको को कर दो। ठीक है, एंड देन उसके बाद तुम्हारा LIC का प्रीमियम तेरा एम्प्लॉयर भर रहा है तो क्या करेगा वो? डिडक्ट। सर सवाल उठा कितना? मान लो छोटी की सैलरी 30,000, ठीक है, छोटी ने 3 लाख का लोन ले रखा था एडवांसेस, तो क्या पूरा 30,000 डिडक्ट कर लूँ? इस महीने खाएगी क्या वो? पैसा भी तो चाहिए भाई खाने पीने के लिए। तो पता है लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर तेरा पेमेंट पॉइंट नंबर I से है, कौन सा है बेटा? पॉइंट नंबर I से है, तो डिडक्ट कितना करेगा तू? 75%। बेटा 15 को 75 करो, 15 को 75 से करो। नलायक, पता नहीं कितना गर्मी लगता है। आपने ये चुपके से किया सर बस हो गया खत्म, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, नहीं सुनना। ध्यान से। सर पेमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए? हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक भूल गया मैंने। हाँ, फाइन की बात कर रहे थे। 15 को 75 करना है बेटा, और वो पेमेंट सिर्फ किसके रिगार्डिंग है? पॉइंट नंबर I के रिगार्डिंग, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। ठीक है, और एनी अदर केस होगा तो 50%। यानी अगर मान लो तुम्हारा फाइन बनता है 10,000 तो मैक्सिमम कितना डिडक्ट कर सकता है? 10,000 का 50%, 5,000। ठीक है, अब ध्यान से देख लो बेटा कितना डिडक्ट हो सकता है। 15% ऑफ वेजेस, ध्यान से, कभी फाइन का मत कर देना 50%, फाइन का 15%, फाइन का 75% या फाइन का 50% मत कर देना। वेजेस का, जो तुम्हें वेजेस कितना मिल रहा है उसका 75 और उसका, याद रहेगा? पक्का? चलिए अब एक बात और बेटा, एक केस स्टडी जरा पढ़ो। देखो पहला केस 356 पेज पे क्या लिखा हुआ है? वर्क मैनेजर हैज डिडक्टेड 500 टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड मटेरियल।
कंपनी के एम्प्लॉयर ने तुम्हारी सैलरी में से 500 रुपए काट लिए, किस चीज के? टूल्स के कॉस्ट। बताओ क्या अलाउड है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं विजडम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब विजडम में जब पढ़ाता हूँ ना बेटा, जीरोक्स जो देता हूँ ना, ठीक है, मेरे साथ ऐसा दुख होता है बेटा, जीरोक्स के सारे पैसे मुझे देने पड़ते हैं, करेक्ट। दूसरा, अब अगर मुझे प्रशांत सर ये बोले कि मार्कर भी तुझे ही लाना पड़ेगा, अब मैं क्या बोलूँगा? सर बस यही यारी, यही दोस्ती, यही प्यार, मतलब मार्कर का ही पैसा मैं भरूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब मेरा एम्प्लॉयर अगर मुझे ये बोलेगा कि भाई जो टूल्स इस्तेमाल कर रहा है उसका ही पैसा तेरे सैलरी में से काटूंगा, मैं आऊँगा क्या? आऊँ ही ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये गलत हुआ है बेटा उस वर्कर के साथ। क्या बोल रहे हो? मजबूरी बेटा, पैसा अटका हुआ है ना। नलायक एक कंसेप्ट बताना था, भुला दिया। सर को सर का दुख क्या था? हाँ आ जाइए बेटा, फाइन। सेक्शन नंबर 8 पे आ जाइए, फाइन। देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर फाइन लगाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेना। दूसरा, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, मेरी बात तो पहले सुन लो, फिर उसके बाद फाइन लगाना। तीसरा, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन किसी भी हालत में 3% से 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मिनट, हाँ 3%। टोटल फाइन जो है बेटा किसी भी हालत में तुम्हारे वेज के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयड पर्सन जिसका 15 से कम का एज है बेटा, 15 से कम वालों के ऊपर फाइन मत लगाना। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन अ डे जिस दिन तूने कांड किया। तो देखो फाइन का सिंपल प्रोविजन क्या है, जब तूने कांड किया तब 15 साल से कम के ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा, 3% से ज़्यादा फाइन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और फाइन लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हम पक्का देंगे। ओ नलाई को शांत हो जाओ, कितनी बातें करते हो। दूसरी बात, फाइन का रिकवरी 90 डेज में हो जाना चाहिए। अगर फाइन की रिकवरी 90 डेज में नहीं हुई तो टाटा एंड बाय बाय। कितने दिन में रिकवरी हो जानी चाहिए बेटा? 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा हुआ है, फाइन की रिकवरी कितने दिन में हो जानी चाहिए? 90 डेज। नहीं हुआ तो हम आपके हैं कौन? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फाइन की रिकवरी कितने दिन में हो जानी चाहिए? 90 डेज। याद रहेगा? चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, तुम्हें एक रजिस्टर मेंटेन करना है। किसका? एम्प्लॉय का। कितना वेजेस दिया, कितना तूने फाइन डिडक्ट किया, ठीक है। और ये रजिस्टर जो है ना 3 सालों के लिए मेंटेन करना है। कितने सालों के लिए? 3 इयर्स के लिए। बस नीचे वाला पॉइंट बेटा हमारे काम की चीज नहीं है। समझ में आया? हाँ क्लियर है? ये था आपका बेटा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। दोनों चैप्टर जब भी पढ़ना साथ पढ़ना, दोनों चैप्टर से मिला के बोल रहा हूं, मैक्सिमम 5 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा दोनों चैप्टर से मिला के। 5 नंबर। 4 चैप्टर बेटा हमारे लेबर लॉ के खत्म हो गए। कौन कौन से? बोनस, ग्रेच्युटी, मिनिमम वेज और पेमेंट ऑफ वेजेस।